हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 1 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945, राइट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945, तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रूल्स और ये एक्ट बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, राइट। जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसके निर्यात के लिए, उसके उत्पादन के लिए, उसके वितरण के लिए और उसके व्यापार के लिए, उसके बिक्री के लिए जो चीज़ इस्तेमाल और गाइडलाइंस इस्तेमाल होने वाले हैं उसके लिए यह बनाया गया था। इस्टेब्लिश अ कंप्रहेंसिव फ्रेमवर्क टू कंट्रोल द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, राइट। सो जो भी फ्रेमवर्क मतलब कैसे उसको किया जाना चाहिए, किस तरह से, ऐसा नहीं कि एक स्टेट में दूसरा चल रहा है, दूसरे स्टेट में दूसरा चल रहा है, ऐसा नहीं। एक जो संयोजित रूप से एक गाइडलाइंस जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए उसके बारे में बेसिकली इसका उद्देश्य था। इंश्योर सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी, राइट। जो ऑफकोर्स कोई भी ड्रग है, कॉस्मेटिक है, तो उसका इस्तेमाल जो है मनुष्य के शरीर में होने वाला है, तो उसके सेफ्टी, उसके इफिकेसी, उसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, है ना। तो गारंटी दैट ऑल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अवेलेबल इन मार्केट आर सेफ, सुरक्षित, इफ़ेक्टिवनेस, असरदार एंड हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। यह है इसका उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जो भी मतलब निम्न स्तर के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको रोकना। प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड, मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड एंड स्पेरियस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, राइट। तो जो भी मतलब ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड उत्पाद हैं उनको रोकना होगा, तभी तो पेशेंट इसको यूज़ नहीं करेंगे और उनके जो भी हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो बचाया जा सकेगा। प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, safeguard public health by ensuring compliance with prescribed standard and preventing potential health hazard, ठीक है। जो भी मतलब जो आम जनता का जो स्वास्थ्य है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड कराने के लिए, इसीलिए कंप्लेंस मतलब जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, नियम धर्म है, उसका पालन होना ज़रूरी है। नहीं तो कोई कुछ भी बना के बेच देगा, ये ब्यूटीफुल क्रीम है, ये है, इससे गोरा हो जाओगे, इससे बाल शाइनिंग हो जाएगा, इससे शुगर कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, बाल उग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं, है ना। तो उसको रोकने के लिए यह बेसिकली बनाया गया था। अब जब हम जो भी परिभाषाओं की बात करते हैं, डेफिनेशंस की बात करते हैं इस सब्जेक्ट में, तो स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया गया है इसके बारे में। हमें वी कैन नॉट चेंज दिस ऑल, राइट। ड्रग, जैसे ड्रग का है इंक्लूड मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़, सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर यूज़ इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस and substances intended to affect the structure or any function in the body। कोई भी उत्पाद, मेडिसिन जो भी मतलब इंटरनल मतलब अब शरीर के अंदर और शरीर के बाहर यूज होने वाला है, और जो कि इस्तेमाल होता है डायग्नोसिस में, किसी भी बीमारी को पहचानने के लिए, ट्रीटमेंट में, उसके इलाज में, उस प्रिवेंशन में, उसको रोकने के लिए, है ना। तो उसको बोलेंगे हम, और वह किसी न किसी तरह से संरचनात्मक एवं कार्यात्मक चीज़ों, शरीर के चीज़ों में उसका अफेक्ट रहेगा, उसका प्रभाव रहेगा, उसको हम ड्रग बोलेंगे। जब हम कॉस्मेटिक की बात करते हैं तो एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज़ ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर क्लीनिंग, सफाई करने के लिए, ब्यूटीफाइंग, सौंदर्यता प्रदान करने के लिए, प्रोमोटिंग एट्रैक्टिवनेस,
सुंदरता मतलब आकर्षक बनाने के लिए, अल्टरिंग अपीयरेंस जो भी दिखावे हैं मतलब आउटर अपीयरेंस मॉर्फोलॉजी को चेंज करने के लिए, इंक्लूडिंग एनी कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक, उसको हम बोलेंगे सौंदर्य उत्पाद या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। मिस ब्रांडेड ड्रग्स, ड्रग्स विथ फॉल्स और मिसलीडिंग लेबल, ठीक है, गलत तरीके से लेबल बना देंगे कि यह फलाना ड्रग है या फलाने कंपनी का है, तो वो ब्रांड कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। एडल्ट्रेटेड ड्रग मतलब मिलावट वाला ड्रग, ड्रग फेलिंग टू मीट दी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी, स्ट्रेंथ और प्योरिटी स्टैंडर्ड्स, वह वैसा नहीं रहेगा। जैसे कि हनी की बात करेंगे मान लो फॉर एग्जांपल, तो वह मतलब प्योर हनी नहीं रहेगा। और उसी तरह से कोई बहुत सारे जो ड्रग हैं वह प्रॉपर नहीं होने वाले हैं। स्पोरियस ड्रग्स मतलब ड्रग फाल्सली रिप्रेजेंटेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए नेम और दैट बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, ठीक है, तो यह बोल दिया जाएगा कि यह मतलब एंटीपायरेटिक है, एंटी डायबिटिक है, और वह एक्चुअल में वो ऐसा नहीं रहेगा, तो उसको मतलब मिसलीडिंग वाले जो ड्रग रहेंगे उसको बोलेंगे स्पोरियस ड्रग, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल्स टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो लीगल डेफिनेशन क्या है? शेड्यूल ए क्या बोलता है? फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट, वो शेड्यूल ए में आएगा। शेड्यूल बी में फीस ऑफ वेरियस टेस्ट एंड एनालिसिस मैंडेट, राइट। शेड्यूल सी एंड सी वन में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट लाइक इंक्लूडिंग वैक्सीन, सेरा, टॉक्सिन, जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है वैक्सीन में, सेरा में मतलब बायोलॉजिकल जो भी लिविंग थिंग्स जिसमें इस्तेमाल होता है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो शेड्यूल सी एंड सी वन में आएंगे। शेड्यूल डी मतलब लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द एक्ट पर्टिकुलरली रिगार्डिंग इंपोर्ट रेगुलेशंस, ठीक है। तो ऐसे ड्रगों का जो लिस्ट है जो कॉस्मेटिक एंड स्पेसिफिक प्रोविज़न ऑफ एक्ट में इंपोर्टिंग रिगार्डिंग इंपोर्टिंग रेगुलेशन है उसमें आते हैं, ठीक है। शेड्यूल E1 जैसे हम बात करते हैं तो शेड्यूल E1 बोले तो इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर होता है, जहर के जैसे जो इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। दैट रिक्वायर्स रेगुलेशन ड्यू टू देयर हजार्डस नेचर, खतरनाक प्रवृत्ति के होने की वजह से उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है जिसको शेड्यूल E1 बोलते हैं। ई फॉर एलिफेंट 1, जिसमें जहर होता है, ऐसा याद कर सकते हैं आप। शेड्यूल एफ मतलब फिश, तो उसमें क्या आ जाएगा? फिर से फिशी स्मेल आता है ना बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि वैक्सीन, सेरा। तो स्टैंडर्ड फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज वैक्सीन, सेरा, इंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड इफिकेसी, इसके बारे में शेड्यूल एफ में बात होती है। शेड्यूल जी की जब हम बात करें तो सब्सटेंसेस दैट मस्ट यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविज़न, खुद से लेके अपना घर में बैठ सकते हैं ऐसा नहीं है, विथ स्पेसिफिक लेबलिंग रिक्वायरमेंट टू इंडिकेट इट दिस नेसेसिटी, कि प्रेगनेंसी में लेना है कि नहीं, चिल्ड्रंस को लेना है कि नहीं, इन्फेंट को, मतलब समझ रहे हो, जो स्पेशल जो मेडिकल सुपरविज़न कंपलसरी चाहिए, ऐसा नहीं फार्मासिस्ट या नर्स या किसी को पूछना ज़रूरी है, फिजिशियंस को, ठीक है। शेड्यूल एच, बिना लिखाए आप नहीं खरीद सकते, प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दैट कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वी कैन नॉट सेल इट एज ए फार्मासिस्ट, बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप उसको भेज देते हैं और कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फंस जाओगे आप लोग, है ना। शेड्यूल H1, एंटीबायोटिक्स एंड सर्टेन अदर ड्रग्स दैट रिक्वायर्ड स्ट्रिक्टर कंट्रोल इंक्लूडिंग एडिशनल लेबलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कि किसको बेचा गया, किसको दिया गया, मतलब इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी है, कहने का तात्पर्य। एम,
फॉर मैन्युफैक्चरिंग, याद रख सकते हैं। शेड्यूल एम बोले तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी फॉर फार्मास्यूटिकल्स, आउटलाइनिंग द स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी मशीन यूज़ होने वाले हैं, मेथड यूज होने वाले हैं, मैन पावर, मतलब एक एक चीज़, बिल्डिंग, पाइप, गैस कनेक्शन, पंखा, बिजली, पहनावा ओढ़ावा, मशीन, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट, लेबलिंग, डिस्पैच, सब चीज़ आ जाता है इसमें। ठीक है, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। शेड्यूल एक्स, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सब्जेक्ट टू स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस ड्यू टू देयर पोटेंशियल एंड एब्यूज एंड डिपेंडेंसी। पोटेंशियल फॉर एब्यूज़, वो ऐसे ड्रग जिनको एक्चुअली मेंटल डिसऑर्डर जिनका रहता है ना, उनको दिया जाता है, जिनका दिमाग ख़राब हो जाता है या जो पागल जैसे रहते हैं, जो बिहेव करते हैं पागल जैसे, तो मतलब एंटीसाइकोटिक। ठीक है, तो इन ड्रग को इसलिए इसमें रखा जाता है जिसमें जिनका मतलब हाई चांसेस रहता है एब्यूज़ होने का, मिसयूज़ होने का। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। पूरा सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, बस आपको चीज़ों को याद रखना है। थैंक यू।